रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। पवन अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी रूमा ने उसे रोककर कहा, अरे ए जी, बहुत ज्यादा रात हो गई है और इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी हद करती हो रूमा। तुम्हें पता है ना इस समय गर्मी कितनी अधिक पड़ रही है। जंगली जानवर जंगलों से निकलकर खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर रहे हैं। अरे मुझे देखभाल करने के लिए खेत पर तो जाना ही होगा ना। ओह हाँ, आप सही कह रहे हैं। कल ही तो हमारे पड़ोसी अमरनाथ चाचा की पूरी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी। रूमा की बात होने के बाद पवन सीधा अपने खेत की तरफ चल दिया। पवन अपने खेत के पास जाकर बैठा ही था, तभी एक सन्नाटा भरी आवाज सुनकर वो चौंक कर उठ खड़ा हो गया। और तभी पवन डर कर कहता है, आसपास तो कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कैसी है? तभी एक काला साया पवन को दिखाई दिया। तभी पवन काले साया को देखकर डरते हुए बोला, कौन है तू? सामने आ, नहीं तो मार डालूंगा। हाँ, डरता नहीं हूँ तुझसे। काले साए, सामने आ। पवन ने इतना कहा ही था, वो काला साया पवन के बिल्कुल करीब से गया। पवन ने देखा कि वो भयानक सा दिखने वाला जंगली सुअर है, जो कि देखने में आदमखोर जंगली सुअर लग रहा था। पवन खुद से कांपते हुए कहा, हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक सा दिखने वाला जंगली सुअर है। इस तरह का तो पहले कभी भयानक सा दिखने वाला जंगली सुअर कभी नहीं देखा था। पवन भागने ही वाला था कि उसके भागने से पहले ही उस आदमखोर जंगली सुअर ने पवन पर हमला कर दिया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगले दिन राजा भुवनेश्वर अपने मंत्री के साथ अपने राज्य सभा में बैठा हुआ था। तभी राजा भुवनेश्वर अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, हमें लगता है कि सिर्फ महल में बैठकर ही राज्य की स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए। हमें खुद प्रजा के बीच में जाकर उनका हाल चाल लेना चाहिए। इससे न केवल हमें उनकी समस्याओं का पता चलेगा, बल्कि उन्हें ये भी महसूस होगा कि हम हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर हैं। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रजा की वास्तविक स्थिति और उनके विचारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सीधे उनके बीच जाएं। इससे हमें उनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं का सीधा जवाब मिलेगा। राज्य में ये सब बात चल ही रही थी कि राजा भुवनेश्वर का एक गुप्तचर वहाँ आकर खड़ा हो गया। राजा भुवनेश्वर उसकी तरफ देखकर बोले, बताओ क्या सूचना लाए हो गुप्तचर? महाराज, सूचना तो लाया हूँ, पर सूचना बिल्कुल आपके लिए अच्छी नहीं है। गुप्तचर की बात सुनकर राजा चौंक कर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, आपके आदेश के अनुसार कल रात मैं भेष बदलकर राज्य में टहल रहा था और टहलने के दौरान मैं कुछ लोगों की बात सुनी और वो बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? जरा हमें भी तो बताओ। महाराज, किसानों में डर फैला हुआ है। वो लोग बोल रहे थे कि रात के समय कुछ किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए गए, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए। महाराज, डर की वजह से अब तो दूसरे किसानों की पत्नियां अपने पति को खेत से जाने के लिए मना कर दिया है। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे राज्य में खेती बाड़ी रुक जाएगी। महाराज, अगर किसानों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया तो इसका राज्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं। इतना कहकर वो गुप्तचर राजमहल से बाहर चला जाता है।
गुप्तचर के बाहर जाते ही राजा के चेहरे पर गंभीरता के भाव छलकने लगे। राजा मंत्री की तरफ देखकर बोला, मंत्री जी, सूचना काफी गंभीर है। मुझे लगता है इस बात की तह तक जाना चाहिए। अगर ऐसा ही चला तो एक बार फिर हमारे राज्य में भूखमरी फैल जाएगी। आप सही कह रहे हैं महाराज। अगर ये बात सच है तो हमें इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल मंत्री जी, और एक खास बात, आपको खुद जाना होगा खेतों में नजर रखने के लिए, और जो भी गलत होता हुआ आपको दिखाई दे तुरंत हमें सूचित करें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज रात समय भेष बदलकर नजर रखूंगा। मंत्री जी रात के समय अपने घोड़े पर बैठकर खेतों की तरफ निकल पड़ा और एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ देखकर अपने आप से बोला, मुझे आज रात यहीं पर रुकना चाहिए। आज रात मैं यहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगों को साफ साफ देखूंगा। ठीक है, फिर मैं यही बैठ जाता हूँ। मंत्री जी ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें अपने से थोड़ी दूर आते हुए एक काले साए पर उनकी नजर पड़ी। उस काले साए को देखकर मंत्री जी पूरी तरह से डर गए। मंत्री जी ने देखा कि एक काला साया जो कि एक डरावनी सुअर में बदल गया, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक और खूंखार था। मंत्री जी कांपते हुए गौर से उस भयानक सुअर की तरफ देखा। फिर अचानक मंत्री जी के दिमाग में एक धमाका हुआ और चीखते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। अगले दिन सुबह राजा भुवनेश्वर अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। तभी राजा भुवनेश्वर अपने आप से कहता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मंत्री जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। तभी राजा का एक सैनिक राजा के सामने आकर खड़ा होता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? महाराज, मंत्री जी की लाश खेतों में बहुत बुरी तरीके से मिली। ऐसा लगता है कि किसी आदमखोर जानवर ने उनके ऊपर हमला किया है। राजा भुवनेश्वर पूरी तरह चौंक पड़ा और फिर गंभीरता से बोला, क्या तुमने वहाँ पर आसपास किसी लोगों से पता किया? महाराज, हमने बहुत पता करने की कोशिश की, पर वहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं कि कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इतना कहकर वो सैनिक वहाँ से चला गया। मंत्री जी की हत्या होने के बाद पूरे प्रजा में डर का माहौल कायम हो गया। ये सब देखने के बाद राजा भुवनेश्वर अपने आप से कहा, अब मुझे लगता है कि मुझे ही किसानों से जाकर पूछना पड़ेगा। अगर किसान लोग खेती ही करना बंद कर देंगे तो अनाज की कमी होने लगेगी। अनाज की कमी प्रजा के साथ साथ सैनिकों को भी कमजोर कर देगी, जो हमारे राज्य के लिए बेहद घातक है। राजा भुवनेश्वर घोड़े पर बैठकर अकेले ही अपने राज्य के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसान रहते हैं। राजा को वहां देखकर सभी किसान लोग राजा के पास चले आए। फिर राजा भुवनेश्वर अपने किसान लोग की ओर देखकर बोला, मेरे सैनिक यहाँ पर कई बार आए और तुम सब लोगों से पता करने की कोशिश की, लेकिन तुम में से कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर तुम सब लोग कुछ बताओगे नहीं तो इस समस्या का निवारण कैसे होगा? कोई तो आगे आओ और बताओ मुझे। फिर राजा भुवनेश्वर एक बूढ़े किसान की ओर देखकर बोला, आपकी दहशत भरी आंखें बता रही है कि आपने कुछ देखा है। वो किसान राजा की ओर देखकर डरते हुए बोला, महाराज,
कुछ दिनों पहले मैं और मेरा बेटा अपने खेत में पानी दे रहे थे, तभी अचानक एक जंगली सूअर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे ही सामने मेरे पुत्र को मारकर खा गया और मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और अपने घर आ गया। कैसे पिता हो तुम? तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारे बेटे को मारकर खा गया और तुमने हमें सूचित करना भी उचित नहीं समझा। महाराज, मैं पूरी तरह से डर गया था। जब मैं इस बात की चर्चा गांव वालों से की तो गांव वाले भी बुरी तरह से डर गए और उसके बाद किसान के लापता होने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं जानता हूँ महाराज, वो आदमखोर सुअर ही जो किसानों की हत्या कर रहा है और वही मंत्री जी की हत्या की है। मैं भूत प्रेत आदमखोर किसी को नहीं मानता। जरूर मेरे शत्रु राज का दुश्मन कुछ जंगली सुअर खेतों में छोड़कर मेरी प्रजा में डर कायम करने के लिए ये सब कर रहे हैं और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। और ये आप सबसे मेरा वचन है, आज से आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राजा किसानों से ये सारी बातें करके सीधा अपने महल चला आया और अपनी पत्नी कल्पना से बोला, कल्पना जी, मेरे दोनों पुत्र कहाँ हैं? आपको अचानक मेरे दोनों पुत्रों की क्या काम पड़ गया? समय आ गया है कल्पना जी, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने की। मेरे बड़े बेटे भीमसेन और छोटे बेटे भानु को तुम मेरे पास राज्यसभा में भेजो। कुछ देर बाद भीमसेन और भानु राजा भुवनेश्वर के राजसभा में खड़े हुए। फिर राजा भुवनेश्वर अपने दोनों पुत्रों से कहा, वो समय आ गया है कि तुम दोनों की परीक्षा ली जाए। तुम तो सब जानते ही होंगे कि इस समय राज्य में क्या चल रहा है। हमें पता है पिताजी कि इस समय राज्य में किसी आदमखोर सुअर का खौफ फैला है। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताओ। मेरा मानना है पिताजी कि ये जरूर किसी हमारे शत्रु देश की राजा का काम है, जो हमारी प्रजा में खौफ पैदा करके हमें कमजोर करना चाहती है और हमारा राज्य हटाना चाहती है। तुम में वाकई बुद्धि है राजकुमार भीमसेन। फिर राजा अपने छोटे बेटे भानु से पूछा, तुम बताओ इस बारे में क्या सोचते हो छोटे राजकुमार? पिताजी, मैं प्रजा के बहुत सारे लोगों से पता किया है और सभी लोगों ने आदमखोर जंगली सुअर को देखने के लिए दावा किया है और मुझे लगता है कि कोई भी राजा प्रजा में डर फैलाने के लिए इस तरह के घिनौना हरकत नहीं कर सकता। हो सकता है कि प्रजा की बातों में कोई सच्चाई हो। मुझे लगता है कि किसी साधु से मिलना चाहिए। भानु राजकुमार की बात सुनकर उसका बड़ा भाई हंसते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि भानु अभी भी छोटा ही है। हाँ, तुमने सही कहा भीमसेन राजकुमार। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमखोर सुअर को पकड़कर हमारे राज्य में घसीट कर ले आओ। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हो तो मैं तुम्हें राज्य का अगला महाराज घोषित कर दूंगा। और हाँ, मंत्री जी की तरह अकेले जाने की कोशिश मत करना, अपने साथ कुछ सैनिकों को भी साथ लेकर जाना। राजा भुवनेश्वर की बात सुनकर उसका बड़ा बेटा भीमसेन 2 सैनिकों के साथ उसी समय महल से चला गया। अगले दिन राजा अपने राज्यसभा में बैठा हुआ ही था। तभी एक सैनिक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और उनके पास जाकर बोला, महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। जो नहीं होना था वो हो गया महाराज। क्या हो गया सैनिक? तुम इतने घबराए क्यों हो? महाराज, राजकुमार भीमसेन और 2 सैनिकों की बहुत बुरी अवस्था में लाशें खेतों में मिली है महाराज। गजब हो गया महाराज। सैनिक की यह बात सुनकर राजा भुवनेश्वर अंदर तक हिल गया। क्या राजकुमार भीमसेन की भी हत्या हो गई? इसका मतलब मेरा छोटा बेटा भानु सही कह रहा था। राजकुमार भीमसेन दोनों सैनिकों को साथ लेकर गया था
उन्हें तो आधी सेना को हराने की बस की बात नहीं थी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी राजसभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोला, महाराज, हमारे राज्य के एक जंगल में एक बुढ़े साधु रहते हैं जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। मुझे लगता है महाराज आपको इसी समय उनसे मदद मांगने के लिए जाना चाहिए। राजकुमार भीमसेन की हत्या आपके परिवार के लिए सुख संकट नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजा भुवनेश्वर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में राजा भुवनेश्वर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उस पेड़ के नीचे एक साधु आंखें बंद करके बैठा हुआ था। अचानक उस साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा भुवनेश्वर को देखकर बोला, क्या बात है राजन, आज तुम्हें महल से हटकर जंगल की याद कैसे आ गई? राजा भुवनेश्वर सारी घटना बताते हुए उस साधु से बोला, मेरी मदद करिए महाराज, प्रजा में दहशत का राज कायम है और तो और मेरा बेटा राजकुमार भीमसेन भी उस आदमखोर सुअर के हाथों मारा गया। राजा भुवनेश्वर की बात सुनकर वो साधु रहस्यमय अंदाज में एक शमशान के राख की पोटली को राजा को पकड़ाते हुए कहा, अब तुम महल लौट जाओ राजन, और आधी रात के समय आईने के सामने खड़े होकर इस शमशान की राख को आईने में दिख रहे अपने चेहरे पर फेंक देना। सच्चाई तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगी। फिर राजा भुवनेश्वर उस शमशान की राख को लेकर महल लौट आया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, राजा भुवनेश्वर आईने के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने शमशान की राख उसी आईने में दिख रहे अपने चेहरे पर फेंक दी। और फिर अगले ही पल आईने में दिख रहा राजा भुवनेश्वर का चेहरा बेहद ही भयानक हो गया और कुछ देर में एक जंगली सुअर के रूप में बदल गया। ये देखकर राजा भुवनेश्वर आईने में दिख रहा अपने भयानक चेहरे को देखकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा चेहरा जंगली सुअर में कैसे बदल गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी आईने के अंदर दिख रहा राजा भुवनेश्वर का भयानक रूप हंसते हुए बोला, इतने हैरान मत हो राजा भुवनेश्वर। अब तक राज्य में जितने भी हत्याएं हुई है वो तो तुमने ही की है। तुमने ही निर्दोष और मासूम किसानों को मार कर खाया है और तो और तुमने तो अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। राजा भुवनेश्वर, तुम तो दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो। ये सुनकर राजा भुवनेश्वर पूरी तरह से घबरा गया। फिर राजा आधी रात को अपने घोड़े पर बैठकर साधु के पास आकर कहा, साधु महाराज, ये क्या रहस्य है? आईने के अंदर तो मेरा ही चेहरा है जो कि आईने के अंदर एक भयानक जंगली सुअर में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या हो रहा है? इसमें चौंकने की आवश्यकता नहीं है राजन। आईने के अंदर आपके ही भयानक रूप ने आपको जो बताया वो सत्य है। जानते हैं राजन, जब आप अपने भयानक रूप में बदलते हुए मंत्री जी के सामने आए तो वो आपको देखकर पहचान गया था, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि वो आपको बताने के लिए अगले दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। आप उसे ही मारकर खा गए। आप ही वो हो आदमखोर जंगली सुअर जिसमें अपनी प्रजा में डर का माहौल कायम किया हुआ है। ये झूठ है साधु महाराज। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास
मदद मांगने के लिए क्यों आता? वो साधु बहुत ही रहस्यमय अंदाज में राजा भुवनेश्वर की ओर देखकर कहा, ये सत्य है राजन, जब रात के समय एक आदमखोर सुअर में परिवर्तित हो जाते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता। साधु महाराज, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो आप ही मुझे बताएं कि इन सब बातों का आखिरकार क्या रहस्य है। याद करो राजन, आज से 30 साल पहले आप एक साधारण सैनिक थे। उस समय आप राजा वीर प्रताप सिंह के सैनिक हुआ करते थे। आप धोखे से राजा वीर प्रताप सिंह की हत्या कर दी और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य के आज आप राजा बन बैठे हैं, वो राज्य किसी दौर में वीर प्रताप सिंह का राज्य था, जो कि बहुत ही दयालु राजा था। और तो और तुमने राजा वीर प्रताप सिंह की पत्नी और उसके इकलौते बेटे को भी खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन राजा की पत्नी आपके इरादे को भांप गई। इसलिए वो समय रहते ही अपने पुत्र के साथ जंगल में भाग गई थी। वो कमजोर थी, उसका राज्य छीन चुका था। वो आपसे बदला लेना चाहती थी। आपसे बदला लेने के लिए उसने राक्षसों की पूजा करना शुरू कर दी और राक्षसों को खुश करने के लिए उसने बदले में अपने और अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। और अब रात के समय वही राक्षस आपके शरीर में समा जाता है और किसानों की हत्या करता है। साधु की बात सुनकर राजा भुवनेश्वर गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर पश्चाताप झलक रहा था। फिर राजा भुवनेश्वर साधु की ओर देखकर उदास लज्जे में बोला, मुझे नहीं पता था बाबा कि मेरे कर्मों की सजा मेरी संतान को भुगतना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है राजन। अगर उस राक्षस को रोका नहीं गया तो कुछ ही समय में वो आपके शरीर में समाकर आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगा और धीरे धीरे इस राज्य की पूरी प्रजा को खा जाएगा। ये सुनकर राजा भुवनेश्वर कांपते हुए बोला, तो फिर मुझे इसका हल बताएं महाराज। इसका केवल एक ही उपाय है राजन। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब स्थित है। आपको उसमें कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। आपके मरते ही वे राक्षस आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, मगर वो उस तालाब से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। पूरा राज्य यही समझेगा कि आपको भी वो आदमखोर सुअर मार कर खा गया और फिर आपके छोटे बेटे भानु को आपके सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा और यही आपके कर्मों का फल है। साधु की बात सुनकर राजा भुवनेश्वर उदास होता हुआ सीधा उस तालाब की तरफ चला गया। तालाब के पास पहुंचने के बाद उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी। राजा भुवनेश्वर के मरते ही राज्य में सब कुछ सही हो गया और कुछ दिनों बाद राजा भुवनेश्वर का छोटा बेटा भानु उस राज्य का राजा बना, जिसने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो एक बहुत अच्छा और दयावान राजा बना।